चलिए बच्चों, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसको ध्यान से सुने, समझें, उसके बाद अपन लिखेंगे। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है बेटा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है बेटा वो चलो बेटे, नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का अभी तक जितने मॉडल हमने पढ़े हैं या इसके समय तक जितने मॉडल डिस्कवर हुए थे, उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल ऑफ एटम है। इस एटॉमिक मॉडल में इस एटॉमिक मॉडल में हमें सबसे पहले तो पढ़ना है इसके पोस्टुलेट्स। सबसे पहले तो पढ़ना है हमें इसके पोस्टुलेट्स। अब जो बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स है उसको आप पहले तो ध्यान से सुनिए, फिर समझते हुए चलते हैं, तो बाद में फिर नोट करें। सबसे पहला जो बोहर एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट है वो क्या है? सबसे पहला पोस्टुलेट ये था कि all the protons and neutrons of an atom are staying together at the central part of atom called nucleus, and hence protons and neutrons are collectively called nucleons। तो बेटा आप ये कहोगे ये पोस्टुलेट तो हमने सुना हुआ है रदरफोर्ड मॉडल में, तो बोले नया क्या? तो बेटा रदरफोर्ड मॉडल की जो बातें सही थी वो बोहर ने एज इट इज एक्सेप्ट की और बाकायदा अपने कुछ नए एक्सप्लेनेशंस भी दिए जो रदरफोर्ड नहीं दे पाया था। तो पहला पोस्टुलेट तो सेम ही था, वो था कि all the protons and neutrons of an atom are staying together at the central part of atom called nucleus, and hence protons and neutrons are collectively called nucleons। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब सेकंड पोस्टुलेट जो दिया वो था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस जस्ट लाइक अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन इन अवर सोलर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ठीक ऐसे ही घूमते हैं जिस तरह से अर्थ हमारे सन के चारों ओर सोलर सिस्टम में घूमती है। ये भी रदरफोर्ड के पोस्टुलेट था, कोई समस्या नहीं। रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन बोहर ने एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। अब थर्ड पोस्टुलेट ध्यान से सुने। बोहर ने कहा कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड एन ऑर्बिट इज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड एन न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है
उसे हम कहते हैं ऑर्बिट, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। फोर्थ पोस्टुलेट उसने कहा कि एवरी ऑर्बिट possess a definite amount of energy and only those electrons revolve in a particular orbit whose energy belongs to it। हर ऑर्बिट के पास एक डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी होती है और उस ऑर्बिट में सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं जिनके पास उतनी एनर्जी उपलब्ध है। दैट इज वाई ऑर्बिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, इसलिए हम ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। फिर फिफ्थ पोस्टुलेट उसने दिया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है मेरे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आगे तक बहुत काम आएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल है। तो सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं j और उसके चरणों में n से, और वो होता है nh/2π। मतलब पहले ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π, दूसरे ऑर्बिट में 2h/2π, तीसरे ऑर्बिट में 3h/2π, फोर्थ ऑर्बिट में 4h/2π, फिफ्थ ऑर्बिट में 5h/2π, सिक्स्थ ऑर्बिट में 6h/2π, सेवंथ ऑर्बिट में 7h/2π, एट्थ ऑर्बिट में 8h/2π, नाइन्थ ऑर्बिट में 9h/2π, 10th ऑर्बिट में 10h/2π। 10 तक बोल के इसलिए बताया था कि समझ में आ जाए कि जो भी ऑर्बिट का नंबर होगा वो ही हमारा n है। अब यहाँ ये जो Jn है इसे कहते हैं, ये डेफिनेशन से होता है mvn/rn। बेटा ये आप फिजिक्स में रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा m मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अभी यहाँ फिजिक्स में वहाँ पढ़ेंगे, डिराइव करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ जैसे वहाँ पे भी डिराइव कर भी लोगे तो भी फॉर्मूला याद करना है। आपको थोड़ा फील दिला देता हूँ। जैसे हमारी लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन में हम डिफाइन क्या करते हैं? मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। वैसे ही एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन या वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेशन। तो जितनी भी एंगुलर मोशन होती है उसमें मोमेंटम की जगह पर एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं और वो होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब हम सिंस NH ऑर्बिट की बात कर रहे हैं इसलिए mvn/rn, यहाँ vn NH ऑर्बिट की वेलोसिटी है, rn NH ऑर्बिट की रेडियस है और jn nth ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ से बेटे हमें पता चला कि mvn/rn इक्वल टू NH/2π। ये n चरणों में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर सिक्स पोस्टुलेट में उसने कहा कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट है वो बढ़ती जाती है। मतलब सीधा सा है कि E1 से बड़ा होगा, E2 से बड़ा होगा, E3 से बड़ा होगा, E4 से बड़ा होगा, En। मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उस ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा होगी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी सेकेंड और फर्स्ट से ज़्यादा होगी, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से ज़्यादा होगी। फिर सेवंथ नंबर का पोस्टुलेट है कि ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस energy difference between consecutive orbit decreases। consecutive orbit के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या होता जाता है बेटा? कम होता जाता है। consecutive orbit के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। मतलब ऑर्बिट becomes more and more closely packed on moving away from the nucleus। न्यूक्लियस से दूर जाने पे ऑर्बिट और ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते जाते हैं। मतलब जो 8 नंबर का पोस्टुलेट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, E2 माइनस E1 बड़ा होगा, E3 माइनस E2 बड़ा होगा, E4 माइनस E3 बड़ा होगा, डॉट 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 En माइनस En माइनस 1। मतलब
On moving away from the nucleus, difference of energy between consecutive orbits decreases. न्यूक्लियस से दूर जाने पर एकांतर से आने वाले ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता जाता है। ये सातवां पोस्टुलेट था। आठवां पोस्टुलेट था कि इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और आपने उसको बाहर से एनर्जी दे दी, then it will get excited and transfer into the higher energy level. तो वो हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होकर ट्रांसफर हो जाएगा। Where lifetime of electron is of the order of 10 की पावर -6 सेकेंड, मतलब 1 माइक्रोसेकेंड। जहाँ इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम 10 की पावर -6 सेकेंड मतलब 1 माइक्रोसेकेंड का होता है। इतने टाइम इंटरवल के बाद ये वापस अपने ही स्थान पर, अपनी ही जगह पर जंप मारता है, वापस जंप मारता है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेटे जो 9th नंबर का पोस्टुलेट है वो है कि whenever electron is revolving in a particular orbit and some amount of energy is supplied to it from external source, then it will transfer into the higher energy level called excited state of electron, where lifetime of electron is of the order of 1 microsecond, that is 10 की power -6 second. After this time interval, it will jumps down again into the lower energy level, that is ground state, and emits the extra amount of energy in the form of electromagnetic radiation. फिर 10th नंबर का पोस्टुलेट उसने जो कहा वो क्या था? 10th नंबर का पोस्टुलेट उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑलरेडी इंफिनिटी पे है तो उसको एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर ऑलरेडी इंफिनिटी पे है तो उसको एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है। अरे भैया उसके बाद अब वो कहाँ जाएगा? वो ऑलरेडी इंफिनिटी पे है, मतलब वो ऑलरेडी इतनी एनर्जी ले चुका है कि अब वो एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहले ऑर्बिट में था, आपने एनर्जी दी, ठीक है भाई, सेकंड में चले गया, फिर आपने एनर्जी दी, ठीक है भाई, थर्ड में चले गया, फिर एनर्जी दी, ठीक, और ऊपर और ऊपर और ऊपर आप देते जा रहे हो, वो लेते जा रहा, ऊपर जाते जा रहा, देते जा रहा, लेते जा रहा, ऊपर जाते जा रहा, देते जा रहे हो, लेते जा रहा, ऊपर जाते जा रहा। पर भैया हर चीज़ की लिमिट है। अब वो ऑलरेडी इन्फिनिटी पे पहुंच चुका, न्यूक्लियस के फील्ड से बाहर हो चुका। अब आप एनर्जी दोगे भी तो अब वो चूंकि एटम में है ही नहीं, तो वो उस एनर्जी का कुछ भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है उसे एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है वो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है, और आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लोकेट नहीं कर सकते, तो एनर्जी कहाँ से देंगे? फिर उसने कहा, गिनती में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, टोटल 11 पोस्टुलेट है बेटा, 12 हो रहे हैं, वापस से गिन लेंगे। अब यहाँ पे कभी तो मैं 11 लिख रहा हूँ। अगला पोस्टुलेट उसने कहा कि whenever electron is revolving in a particular orbit and some amount of energy is taken from it, इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है और आपने उससे एनर्जी ले ली, तो वो कहाँ जाएगा? नीचे वाले ऑर्बिट में। कहाँ जाएगा? नीचे वाले ऑर्बिट में, बशर्त है कि नीचे वाला ऑर्बिट खाली हो। अगर वो भरा हुआ है तो फिर आप उससे एनर्जी नहीं ले सकते। मतलब इफ अ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट and some amount of energy is taken from it, then it will jumps down into the lower energy level. And the last is, it is impossible to take energy from an electron present in first orbit. जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है उससे एनर्जी लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे आप एनर्जी लोगे तो वो कहाँ गिर पड़ेगा? न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस पे गिर पड़ेगा तो मैं बता चुका कि न्यूक्लियस इज लाइक अ ढेर ऑफ बारूद एंड इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ चिंगारी, एंड व्हेन अ चिंगारी ड्रॉप्स ऑन ढेर ऑफ बारूद देन बॉम्ब। और इलेक्ट्रॉन सुसाइड नहीं करता, इसलिए जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे एनर्जी लेना पॉसिबल नहीं है। तो टोटल 11 पोस्टुलेट एक बार अपन वापस से ध्यान से सुनते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या था बेटा? ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर स्टेइंग टुगेदर एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। हैंस वापस से बोलता हूँ बेटा, वापस से बोलता हूँ। ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर स्टेइंग टुगेदर एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। Hence, neutrons and protons are collectively called nucleons. Electrons are revolving around nucleus just like Earth revolving around Sun in our solar system. Electron revolving around nucleus along circular path called orbit. Every orbit possesses some definite amount of energy, and only those electron revolves along a particular orbit whose energy belongs to it. That is why these orbits are also called energy level.
angular momentum of electron in any orbit is integer multiple of h upon 2 pi. On moving away from the nucleus, energy of orbit gradually increases. On moving away from the nucleus, difference of energy between consecutive orbit gradually decreases. That is, orbit becomes more and more closely packed. Then, if an electron is revolving in a particular orbit and some amount of energy is supplied to it from external source, then it will transfer into the higher energy level called excited state of electron, where lifetime of electron is 10 to the power minus 6 seconds, that is 1 microsecond. After this time interval, it will jump down into the lower energy level and emits extra amount of energy in the form of electromagnetic radiation. Then it is impossible to give energy to an electron present at infinity. Then if an electron is revolving in a particular orbit and some amount of energy is taken from it, then it will jump down into the lower energy level. And the last one is, if electron is present in the first orbit, then it is impossible to take energy from the electron. So these are precious 11 postulates of Bohr atomic model. अब बेटा अपन इनको सबको लिखेंगे, नोट करेंगे. लिखिए बेटा फटाफट. नील बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स एटॉमिक मॉडल लिखिए. पहला पोस्टुलेट लिखिए. All the protons and neutrons are staying together at the central part of atom called nucleus of atom. Hence, neutrons and protons are collectively called nucleons. Second postulate लिखिए. Electrons revolving around nucleus just like Earth revolving around Sun in our solar system. तीसरा लिखिए. Path of electron around the nucleus is called an orbit. स्पेलिंग बोर्ड पे लिखिए ऑर्बिट. फोर्थ लिखिए. Every orbit possesses some definite amount of energy. That is why it is also called energy level.
एनर्जी लेवल। नेक्स्ट लिखिए, फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेड से लिखना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। h upon 2 pi। अब तीन स्टेप लिखिए, तीन स्टेप लिखिए, पहली, दूसरी और तीसरी। तीन स्टेप लिखिए, पहली, दूसरी और तीसरी। वीडियो पॉज करके लिखना तीन स्टेप। इसके बाद लिखिए अगला पोस्टुलेट, सिक्स पोस्टुलेट। ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, on moving away from the nucleus, energy of orbit gradually increases। On moving away from the nucleus, energy of orbit gradually increases। gradually increases, ये लिखिए, ये लाइन लिखिए। ये लाइन लिखिए, फिर लिखिए अगला पोस्टुलेट, सेवंथ। ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, difference of energy between consecutive orbit, difference of energy between consecutive orbit decreases gradually। difference of energy between consecutive orbit decreases gradually। decreases gradually। ठीक है, ये वाली लाइन लिखिए, ये वाली लाइन लिखिए। अब लिखिए एट्थ पोस्टुलेट। When an electron is revolving in a particular orbit, when an electron is revolving in a particular orbit, and some amount of energy is supplied to it, and some amount of energy is supplied to it, some amount of energy is supplied to it, then it will transfer into the higher energy level। then it will transfer into the higher energy level called excited state of electron, called excited state of electron। ऐसे लिखते हैं, excited state of electron, where lifetime of electron is of the order of, where lifetime of electron is of the order of 1 microsecond। ये 1 microsecond, that is 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड, that is 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड। after this time interval, it will jumps down into the ground state again, it will jumps down into the ground state again, and emits extra energy in the form of, and emits extra energy in the form of electromagnetic radiations, emits extra energy in the form of electromagnetic radiations।
नाइन्थ पोस्टुलेट लिखिए, नाइन्थ, इट इज इम्पॉसिबल टू गिव एनर्जी, इट इज इम्पॉसिबल टू गिव एनर्जी टू अ इलेक्ट्रॉन, it is impossible to give energy to an electron already present at infinity, already present at infinity. It is impossible to give energy to an electron already present at infinity. Next लिखिए, 10th, when an electron is present in a particular orbit, when an electron is present in a particular orbit and some amount of energy is taken from it, and some amount of energy is taken from it, then it will jumps down into the lower energy level, then it will jumps down into the lower energy level, lower energy level. लास्ट लिखिए 11th, शगुन का 11वां पोस्टुलेट, 11, it is impossible to take energy, it is impossible to take energy from an electron present in first orbit, present in first orbit. चलिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें सबसे पहले लिखिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट, पहला हेडिंग, आप ध्यान से समझिए, बाद में नोट करना है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, सुनो बेटा ध्यान से सुनो। सपोज ये न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर Z है तो चार्ज हो जाएगा Ze। ये मैंने कोई ऑर्बिट लिया है, nth ऑर्बिट, इसकी रेडियस Rn है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, Vn। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, दो फोर्स काम नहीं कर रहा, फोर्स तो एक ही लग रहा। एक तो मैं डिफाइन करूंगा, सुनो 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 सुनो, ये हो रही है सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे लीनियर मोशन के लिए सिंपल फोर्स लगता है, वैसे सर्कुलर मोशन कराने के लिए क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहली बात मैं लिख रहा हूं फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल force is needed given by F c equal to mv square by r, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाय रेडियस, और हम nth ऑर्बिट में है इसलिए mvn स्क्वायर बाय r। ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मैं अगर किसी पत्थर को घुमाऊं, मैं अगर किसी पत्थर को रस्सी में बांध के घुमाऊं तो पत्थर कर रहा है सर्कुलर मोशन, और उसकी सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेरा हाथ। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए सर्कुलर मोशन जो है उसको, उसके लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन करेगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस
centripetal force is provided by force of attraction of न्यूक्लियस, और वो होगा 1/4πε0 ZE इंटू ई बाय RN²। भाई फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कूलम्स लॉ का। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय R², मतलब 1/4πε0 ZE इंटू ई बाय RN²। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब काम की बात सुनो, यहां पे बेटा पहली केस बनती है, यहां पे पहली केस बनती है। वो क्या बनती है? पहली केस कि मान लो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बड़ा है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो 2 न्यूटन का ही है, और सेंट्रीपिटल चाहिए 5 न्यूटन का। सेंट्रीपिटल कितना चाहिए? 5 न्यूटन का। मतलब जो रिक्वायर्ड फोर्स है सेंट्रीपिटल वो ज़्यादा है, उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। तो सीधी सी बात है, सर्कुलर मोशन नहीं हो, और नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? फ्लाइज अवे अलोंग द टेंजेंट। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? फ्लाइज अवे अलोंग द टेंजेंट। देन इलेक्ट्रॉन फ्लाइज अवे along the tangent। केस सेकंड में मान लो मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटा है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब वो तो हो ही गया ना, बड़ा है। मतलब जितना घूमने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पुल्ड हो जाएगा, खींचा जाएगा, न्यूक्लियस पे गिर पड़ेगा। देन इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर पड़ेगा। और केस थर्ड क्या है? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है तो देन इलेक्ट्रॉन परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटे? सर्कुलर मोशन करेगा, और वही हमें चाहिए। ठीक है, तो फिर यहां हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल फोर्स के। मतलब mVn²/Rn इक्वल टू 1/4πε0 ZE²/Rn²। या Rn से Rn कट गया, तो mVn² इक्वल टू 1/4πε0 ZE²/Rn। इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ये दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आगे जाके मैं जो डेरिवेशन कराऊंगा उसमें ये फॉर्मूला एज इट इज यूज करूंगा, उसमें ये फॉर्मूला में एज इट इज यूज करूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया। अब आपको क्या करना है पता है? इसको कॉपी करना है। तो पहले हेडिंग डालेंगे, फोटो बनाएंगे, फोटो बनाने के बाद ये पूरा लिखेंगे यहाँ तक। कहाँ तक लिखेंगे? यहाँ तक। ये पूरा लिखेंगे यहाँ तक। फिर 3 केस लिखेंगे, फिर 3 केस लिखने के बाद ये लिखेंगे। समझ में आ गया बेटा कैसे लिखना है? आपको पहले तो ये हेडिंग डालना है, फिर फोटो बनाना है, फिर ये लिखना है इक्वेशन 2 तक, फिर ये पूरा लिखना है, और फिर ये पूरा लिखना है। ठीक है, ये पूरा नोट करना है। अब आगे बढ़ता हूं बेटा, जैसा समझाया उस तरीके से नोट कर लेना।
जिस तरीके से समझाया बेटा उस तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब हमें पता है बोर्ड के फिफ्थ पोस्टुलेट से क्या कि एम वी एन आर एन इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से एम वी एन, एक काम करो सीधे वी एन की वैल्यू निकालते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन स्क्वायर करेंगे तो वी एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो एम तो ऐसा का ऐसा, ठीक है। वी एन स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर इक्वल टू अब सीधे लिखते हैं जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन। अब सुनो 4 से 4 कट गया, 1 पाई से पाई कट गया, आर एन से आर एन कट गया, एक एम से एक एम कट गया। यहाँ एक आर एन बचा, उसको ऊपर ले जाते हैं। तो आर एन इक्वल टू ये मिला एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, यहाँ बचा है पाई, फिर एम, फिर एप्सिलॉन नॉट ऊपर और ये जेड स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया जेड स्क्वायर नीचे। तो ये आ गई रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट के लिए पहला फॉर्मूला, ठीक है। ये बेटा आया इन एसआई यूनिट, ये फॉर्मूला काय में आया है एसआई यूनिट्स में। ये यूनिट का लफड़ा इसलिए डाल रहा हूँ, कई बार क्या है बेटा ऑब्जेक्टिव में सीधा फॉर्मूला पूछता, तो जब फॉर्मूला पूछता वो एसआई यूनिट का फॉर्मूला अलग है और सीजीएस यूनिट का फॉर्मूला अलग है। तो फॉर्मूला जब सीधे पूछेगा तब दिक्कत आएगी, सवाल अगर पूछता है तो कोई परेशानी नहीं है। अभी पहले इसको अपन आगे डिटेल में ले जाते हैं, फिर बात करेंगे, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे हमारे पास कुछ कांस्टेंट है, एच हमें पता है प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ई हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो बेटा ये सारी वैल्यूज रखने के बाद आर एन इक्वल टू हो जाएगा 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 का स्क्वायर, नहीं बेटा एप्सिलॉन नॉट, फिर 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय 3.14, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 एम की जगह, पी की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर का जेड। तो बेटा ये आता है 0.529 इंटू 10 की पावर माइनस 10 एन स्क्वायर बाय जेड। बेटा कैलकुलेशन है, अब आपको करना है कैलकुलेशन में, बहुत सिखा चुका सवालों में, अब कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। तो ये आता है 0.529 इंटू 10 की पावर माइनस 10 एन स्क्वायर बाय जेड। मतलब हम यहाँ से, ये आता है बेटा मीटर में, ऐसा ही मीटर। अब हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड ए नॉट। हमें पता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर बराबर क्या होता है ए नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला है जेड है बेटा। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम सवाल करने में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे बेटा? सवाल करने में। अब यहाँ लिखूंगा मैं फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो Rn इक्वल टू होगा 0.529 एन स्क्वायर ए नॉट। अब फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू रखेंगे 1, तो R इक्वल टू आ जाएगा 0.529 ए नॉट। फिर इसी तरीके से सेकेंड ऑर्बिट के लिए R
R2 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब 0.529 इंटू 4, 0.529 इंटू 4 यह आ जाएगा 2.116, 2.116 A0। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हुई एसआई यूनिट में फॉर्मूले की। अब मैं इसी फॉर्मूले को डिराइव करूंगा काय में बेटा, सीजीएस यूनिट में। काय में डिराइव करूंगा बच्चे, सीजीएस यूनिट में। ठीक है, करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। अब इसको मैं डिराइव करूंगा सीजीएस यूनिट में। ठीक है, देखिए ध्यान से, इन सीजीएस यूनिट्स, देखिए सीजीएस यूनिट्स में, देखिए सीजीएस यूनिट्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो होता है सीधे जेडी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो वही होगा mVn स्क्वायर बाय आर एन, दोनों को बराबर रखते हैं। सिंस सेंट्रीपिटल इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो mVn स्क्वायर बाय आर एन इक्वल टू Zd स्क्वायर बाय आर एन स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसल, तो mVn स्क्वायर इक्वल टू Zd स्क्वायर बाय आर एन। फिर हमें पता है बोहर्स के पोस्टुलेट से, बोहर्स फिफ्थ पोस्टुलेट, mVn इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, Vn स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn स्क्वायर। यहाँ पे रख देते हैं m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn स्क्वायर इक्वल टू Z स्क्वायर बाय Rn। Rn से Rn कटा, m से m कटा, ये Rn ऊपर गया, तो Rn इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m Z स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होगा बेटा सीजीएस यूनिट में। अब फॉर्मूला चाहे सीजीएस यूनिट में हो या एसआई यूनिट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बताई है वो सेम रहेगी। मतलब फाइनल फॉर्मूला जो है वो कितना रहेगा मेरे प्यारे बेटे, 0.529 n स्क्वायर बाय जेड। फाइनल फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर बाय जेड न्यूमेरिकल के लिए। ये मैंने डिराइव कराए हैं जब डायरेक्ट पूछ लिया जाए। डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि भाई बोर ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला क्या है, तो 4 ऑप्शन देगा। तो कई बार वो 4 ऑप्शन में ये वाला करेक्ट ऑप्शन होता है जो मैंने सीजीएस में कराया, कई बार वो एसआई वाला करेक्ट ऑप्शन होता है। इसलिए दोनों डिराइव कराना मेरे लिए ज़रूरी थे। ठीक है, अब हम वेलोसिटी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन की, बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ठीक है बेटा, चलिए अब बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट
बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। चलिए बेटा ध्यान से सुनिए, आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वी एन इक्वल टू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, सरकमफरेंस के बराबर। बोलो बेटा। और जो टाइम नहीं, अपने को तो यहाँ से क्यों चले, फालतू दिमाग क्यों लगा, सिंपल तरीका वापरते हैं। हमें पता है कि एम वी एन आर एन इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो वी एन क्या हो गया, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन। तो ये एन एच अपॉन 2 पाई एम एज इट इज इंटू 1 बाय आर एन की वैल्यू रखता हूँ पहले ऐसा यूनिट में, तो क्या हो जाएगी पाई एम जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये एन एच से एन एच कट गया, पाई से पाई कट गया, एम से एम कट गया। तो वी एन कितना आ गया, ऊपर जेड स्क्वायर, यहाँ 2NH एप्सिलॉन नॉट। फिर से वैल्यूज रख देंगे, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, H इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब ये वैल्यूज रख देंगे तो बेटा वी एन हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर इंटू जेड अपॉन 2 इंटू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और साथ में n। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे बेटे तो ये आता है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 6 Z बाय एन मीटर पर सेकेंड फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए Z होता है 1, तो वी एन हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर प्लस 6 होता है प्लस 6 बाय एन। फिर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए V1 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्बिट के लिए नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.18 डिवाइड बाय 2 1.09 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट के लिए 2.18 डिवाइड बाय 3 7.26 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात और समझ में आती जा रही है बेटा आपको कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो क्या होती जाएगी, स्लो। क्या होती जाएगी बेटा, स्लो। ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहाँ पे डिराइव करी बेटा, एसआई सिस्टम में ना। और अपन इसको कहाँ पे डिराइव करेंगे, सीजीएस सिस्टम में। कहाँ पे डिराइव करेंगे बच्चा, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, चलो आप लोग वीडियो स्टॉप करके लिखना बेटे कह रहे हैं। यही थी अपनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ठीक है, अब सीजीएस सिस्टम में डिराइव कर लेते हैं, जरा देखें ध्यान से। तो वी एन इक्वल टू है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन। तो ये हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू 1 बाय आर एन की वैल्यू उसमें रख देते हैं सीजीएस सिस्टम में। तो 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर से ये कट गया, पाई से पाई स्क्वायर कटा, ये हो गया 2 2 सा। तो ये कितना हो गया, एम से एम कट गया 2 जेड स्क्वायर बाय एन एच। कितना हो गया बेटा, 2 जेड स्क्वायर बाय एन एच। ठीक है, तो ये सीजीएस सिस्टम में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे पहले 2-3 बातें और पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है आर एन प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर बाय जेड के, एन स्क्वायर बाय जेड के, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से आर एन वन बाय आर एन टू इक्वल टू एन वन बाय एन टू का स्क्वायर इंटू जेड टू बाय जेड वन। ठीक उसी तरीके से वी एन प्रोपोर्शनल है जेड बाय एन के, तो वी एन वन बाय वी एन टू ये हो गया जेड वन बाय जेड टू इंटू एन टू बाय एन वन। ठीक है, ये दो चीजें और अपन ने पढ़ ली, ये आराम से आप नोट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड। तो देखो बेटा, देखो देखो ध्यान से देखो, पहले मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, और ऑर्बिट में डिस्टेंस 2 पाई आर एन बाय वी एन। अच्छा, पहले टाइम पीरियड की डेफिनेशन दे तो बाद में फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। ये फॉर्मूला होता है तो आपको पता है, सुनो। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द nucleus is called time period। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, टाइम पीरियड। अब देखो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस सर्कमफरेंस के बराबर, और nth ऑर्बिट का सर्कमफरेंस कितना होगा, 2 पाई आर एन, और वेलोसिटी वी एन। ठीक है, तो यहाँ से अब टी एन इक्वल टू 2 पाई इंटू आर एन की वैल्यू रखते हैं। अब अपन एसआई मिनट में चलेंगे बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, और नीचे जेड स्क्वायर बाय एन एच एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से तीन टाइम पीरियड आएगा, सुनो ध्यान से, ये तो कट गया पाई से पाई, बाकी कुछ नहीं कट रहा, ये ऊपर गया तो 2 एन क्यू एच क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जेड स्क्वायर की पावर 4। यह आ गया हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, सेकंड ही होती है, टाइम की सीधीएस और एसआई सेकंड होती है, इसलिए एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना। यहाँ हमें पता है एच होगा 6.626, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि याद आपको हो जाए। थोड़ी मेहनत आप कर लेना, याद कर लेना, सारे कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं, बहुत काम आते हैं। 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 का होल क्यूब, 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 बाय 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड की वैल्यू मिलेगी
हाँ बच्चों, आपने कैलकुलेशन किए होंगे, नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें टाइम पीरियड मिलेगा 1.53 इंटू 10⁻⁻16 एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, चलो अब हम डिराइव करेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक, जो आप कॉपी कर लेना। अब हम डिराइव करेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। बोहर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, डेफिनेशन सिंपल है, नंबर ऑफ revolutions made by electron in 1 second is called frequency of electron। उसे हम इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सीधी सी बात है यार, हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड, तो उसको लिख देंगे 1 बाय Tn। और अभी हमने डिराइव किया सिंस Tn इक्वल टू 4n² n³ h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन m² e की पावर 4। 1 बाय Tn से हो जाएगा m² e की पावर 4 अपॉन 4n³ h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब सुनो, यहाँ वैल्यू निकालते हैं न्यू एन। तो बेटा सीधे मैंने एक बात और बताई, Tn कितना होता है 1.53 इंटू 10⁻⁻16 n³ बाय जेड स्क्वायर। तो 1 बाय Tn रखना है, तो 1 बाय 1.53 इंटू 10⁻⁻16 ये पलटा मार दिया जेड स्क्वायर बाय n³। इसको सॉल्व करते हैं तो वन डिवाइडेड बाय 1.65 मतलब 6.53 इंटू 10⁻15 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, z² बाय n³। यार अब पहली बात आप ये देखो, Tn प्रोपोर्शनल है n³ बाय z²। तो Tn1 बाय Tn2 बराबर n1 बाय n2 का होल क्यूब और z2 बाय z1 का होल स्क्वायर। फिर दूसरी बात देखो, un प्रोपोर्शनल है z² बाय n³ के, तो n1 बाय n2
Z2 बाय Z1 का होल स्क्वायर इंटू N2 बाय N1 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, चलो ये लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। अब आपको बता चुका हूँ मैं, ओमेगा एन इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू एन। ओमेगा एन हो जाएगा 2 पाई इंटू एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एन क्यूब एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, मतलब पाई एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4/2 एन क्यूब एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से इसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो ओमेगा एन इक्वल टू 2 पाई न्यू एन है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू एन 6.53 इंटू 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। तो यहाँ से ओमेगा एन हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 6.53 4.1 इंटू 10 की पावर 16 जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। और ओमेगा एन प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब के, तो ओमेगा एन वन बाय ओमेगा एन टू Z1 बाय Z2 का होल स्क्वायर और N2 बाय N1 का होल क्यूब। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, तो अगले लेक्चर में एनर्जी, उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल सीरीज और उनके क्वेश्चंस अगले लेक्चर में अपन शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू बेटे, गुड नाइट।